हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं फ्राइडे के लिए स्पेशल प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब चेन्नई में रहते हैं और पूरे साउथ एशिया के मुल्कों पर नजर रखते हैं और खास खास खबरों पर बात होती है, चर्चा होती है। यह समझने की कोशिश होती है कि आखिर हमारे पड़ोस के मुल्कों में क्या कुछ हो रहा है। हम कई बार अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, इन सब मुल्कों के हालात को समझने की कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम में। अब से पहले भी आप लोग इस प्रोग्राम को बहुत ही दिलचस्पी से देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम भी आपको काफी अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, इंफॉर्मेशन बहुत होगी। आज हम सबसे अहम खबर, पाकिस्तान में इलेक्शंस हैं। आज जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं थर्सडे को, तब वहां पोलिंग हो रही है और जब ये वीडियो आपके सामने फ्राइडे में आएगा तब तक पोलिंग खत्म हो चुकी होगी। लेकिन वहां ना तो ट्रेंड्स बताए जाएंगे, ना इलेक्शन का रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। हमें लगता है कि वो जो साजिश का प्लान है उस पर अमल करने में कुछ टाइम लगेगा। इसलिए पाकिस्तान के इलेक्शन को समझना बहुत जरूरी है। क्या कुछ हो सकता है, क्या इस वक्त तक के हालात हैं, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा अफगानिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर है। काबुल में एक उलमा का जिरगा या जिसे कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं वो हुई है और उसमें उलमा ने तालिबान सरकार से लड़कियों की तालीम के लिए मुतालबा किया है। कहा है कि लड़कियों की तालीम का इंतजाम किया जाए। ये अगर हो जाता है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी या सो कॉल्ड इंटरनेशनल कम्युनिटी वो हो सकता है तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर ले। वहां क्या कुछ होने वाला है, क्या वाकई वो संजीदा है इस सिलसिले में, ये समझना चाहेंगे। इसके अलावा मालदीव और भारत के बीच में जो रस्साकशी थी उसमें कहीं कोई एक समझौता हुआ है। भारत के कुछ फौजी वहां पर हैं, उनकी वापसी से मुताल्लिक समझौता हुआ है। उससे पहले हम कई बार आपको उसके बारे में बता चुके हैं। जो मोइजू वहां प्रेसिडेंट बने हैं वो इंडिया आउट के स्लोगन से बने हैं। अब क्या कुछ होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। और एक बुरी खबर भारत के लिए ये भी है कि बांग्लादेश में इंडिया आउट की एक कैंपेन चल रही है इंटरनेट के जरिए और भारत की प्रोडक्ट्स का बाइकॉट शुरू हुआ है। अभी हमने अब से पहले इजराइल के प्रोडक्ट्स के बाइकॉट की बात पूरी दुनिया में सुनी थी, लेकिन अब भारत की प्रोडक्ट्स का बाइकॉट बांग्लादेश में हो रहा है। उस पर हम बात करेंगे और उसके बाद में बात करेंगे भारत म्यांमार के बॉर्डर पर 1600 किलोमीटर से कुछ ज्यादा है, उस पर फेंसिंग करने जा रहा है। होम मिनिस्टर अमित शाह का बयान है। आखिर वो क्या कुछ है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि पाकिस्तान माइनस इमरान खान इलेक्शन कैसा कुछ है, क्या हो सकता है? क्या वहां सीधा सीधा अमेरिका अपनी पसंद की सरकार बनवाने जा रहा है या कहीं कुछ और अभी थोड़ी बहुत कोई गुंजाइश डेमोक्रेसी की बाकी है? क्या कुछ हालात लगते हैं? जी काज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और मेरे सामीन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बरजस्ता पाकिस्तान चलते हैं और पहले जो है वो इमरान खान और इलेक्शन के आउटकम का क्या नतीजा होगा वो बाद में बात करेंगे। पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको मैं बता देता हूं। आज के इलेक्शन जो आज 9 बजे या 9:30 बजे वहां शुरू हो चुका है और आज जो है कोई 5, 5:30 या 6 बजे तक चलेगा। देखिए वहां पे जो है वो 18,000 कैंडिडेट्स जो हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और वो 18,000 कैंडिडेट जो है वो 44 पॉलिटिकल पार्टीज में बटे हुए हैं। 44 पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे कंटेस्ट कर रही है। 266 सीट्स हैं। उसके लिए जो नेशनल असेंबली की सीट्स है वहां पे 70 सीट जो है वो रिजर्व है विमेंस के लिए और माइनॉरिटी के लिए। जो ओपन इलेक्शन हो रहा है वो 266 सीट्स है। 90,000 जो है वो पोलिंग बूथ है पूरे पाकिस्तान में और 6,50,000 जो है वो आर्मी पर्सनल है, ये बूथ को गार्ड कर रहे हैं। इसके बाद जो है मतलब जो ये इलेक्शन जो हो रहा है ये नेशनल और प्रोविंशियल बोथ इलेक्शन एक साथ हो रहे हैं। मतलब जो 4 जो प्रोविंस है उनके और नेशनल असेंबली दोनों के लिए हो रहे हैं।
और इलेक्शन जो है वो 3 जगह 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो काउंटरमांड कर दिया गया था, क्योंकि उनके जो जो कैंडिडेट थे उनका इंतकाल हो गया था, तो इसलिए वहां वो इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। अब इलेक्शन से पहले क्या हो रहा था, तो इलेक्शन से पहले यह है कि बलूचिस्तान में 2 धमाके हो चुके हैं, कराची में भी एक धमाका हो चुका है। ये इलेक्शन से जस्ट आज ही की खबर है, जिसमें कई जाने भी जा चुकी हैं। अब जो इलेक्शन हो रहा है इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि वहां पे उन्होंने मोबाइल फोन जो है पूरे मुल्क में बंद कर दिया है, और इवन जो है जो सेलुलर एक्टिविटी है, इंटरनेट है, उसको भी बंद कर दिया। तो इस माहौल में वो इलेक्शन आज हो रहा है पाकिस्तान में, और आज जो है वो 6 बजे तक या 5:30 बजे तक वो जो लोग हैं जिन्हें वोट देना है वो अपना वोट कास्ट कर देंगे। वोट जो है वो बंद हो जाएगा बैलेट बॉक्स में, और फिर अभी उन्होंने अनाउंस नहीं किया है कि कब उसकी काउंटिंग होगी, इसकी कोई बाकायदा उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया, और ये भी नहीं कहा है कि ये कितनी देर होगा। लेकिन कुछ खबर ऐसी आ रही है कि जो रिजल्ट्स जो हैं वो इमीडिएटली वो अनाउंस नहीं होंगे, उसमें शाया करने में उसको देर लगेगा। जी, तो ये इलेक्शन के रिजल्ट से इतना क्या मतलब, ये एक बड़ा अजीब, बहुत ही अजीब बात है। हमारे यहाँ जब इलेक्शन अनाउंस होते हैं, ये बात अपनी जगह ठीक है कि वो शेड्यूलिंग ऐसी होती है कई कई फेजेस में, और क्या क्या होता है वो एक अलग चीज है। लेकिन इलेक्शन रिजल्ट की एक तारीख का ऐलान होता है कि तब तक हो जाएंगे। क्या वहां की जो मौजूदा जो इंटरिम सरकार, टेम्परेरी सरकार जो है, उसको भरोसा नहीं है कि कोई टाइम फ्रेम के अंदर कोई नतीजा आ पाएगा, या अनएक्सपेक्टेड कुछ होने की उम्मीद है जिसकी वजह से ऐसे इसको बिल्कुल छोड़ दिया गया कि बाद में इस सिलसिले में फैसला होगा? क्या क्या कुछ आपको क्या लगता है, क्यों है ऐसा? देखिए 2-3 रिपोर्ट जो आ रही हैं उसका हवाले से मैं ये कह सकता हूं कि सबसे पहली जो रिपोर्ट है वो किसी पाकिस्तान के जो है वो मतलब साफी हैं या है वो इंडियन किसी मीडिया को, उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ सही रहा तो नवाज शरीफ आ जाएंगे। ये तो स्क्रिप्ट वहां पे लिख गई है पहले, लेकिन नवाज शरीफ को क्या वोट मिलेगा जिससे वो मतलब आ सकेंगे, ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा है। दूसरा एक और रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ को जो है वो फुल मेजॉरिटी या वर्किंग मेजॉरिटी भी नहीं आ सकती है, और उसके लिए उनको कोalition गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा। अब कोalition में कौन आएंगे? बिलावल भुट्टो ने तो पहले कह दिया है कि हम जो है वो नहीं आएंगे। अब बिलावल भुट्टो जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है पाकिस्तान की। तो अब यह है कि कोalition की सरकार बनेगी नवाज शरीफ की और एक और की। अब एक तीसरा जो रवैया है वो ये है कि जो अवाम है वहां की, वो मन बनाए बैठी है कि हमें इमरान खान को वोट देना है। अब जो वहां के जो हुक्मरान हैं, जो आर्मी है, जो इलेक्शन कमीशन है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, उन्होंने तय कर लिया है कि इमरान खान के कैंडिडेट को हम आने नहीं देंगे। अब वहां पे उन्होंने ये किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी को उन्होंने खत्म कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी लड़ नहीं रही है, और उनके जो कैंडिडेट है वो एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन करके लड़ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि 18,000 कैंडिडेट जो हैं वो इलेक्शन में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो मतलब ये है कि पीटीआई के, इमरान खान के होंगे। अब पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो ये होगा कि हो सकता है कि ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो लार्जेस्ट मतलब मेजॉरिटी आ जाए, तो हो सकता है कि एक डेमोक्रेटिक कू हो जाए और फिर पीटीआई जो है वो मतलब सरकार बना ले। दूसरी तरफ यह है कि अगर वो नहीं आ सकती है तो क्या नवाज शरीफ अपनी सरकार बना सकते हैं, और क्या कौन से पॉलिटिकल पार्टी? तो मेरे ख्याल में ये सब जो है सोशल इंजीनियरिंग चल रही है, रिगिंग चल रही है, इसीलिए आज वो इलेक्शन तो उन्होंने करवा लिया है। लेकिन इसका जो रिजल्ट जो है वो जब उन्हें सब चीज समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीजें हमारे मन के माफिक है, तो उसके बाद वो अनाउंस करेंगे। तो यही इलेक्शन का जो है पूरा लपोलबाब तो ये बहरहाल बहुत ही गैर यकीनी सी सियासी हालत है, और आने वाला वक्त बताएगा कि रिजल्ट के नतीजे कैसे होते हैं। नतीजों से पहले कोई बड़ा हंगामा तो नहीं होता। ये सारी चीजें वक्त के साथ हमारे सामने आएंगी, जैसे जैसे आएंगी हम आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अफगानिस्तान से ये खबर कि उलमा की मीटिंग हुई और लड़कियों की तालीम के लिए मांग उठी है, क्या है तालिबान का अब मूड? क्या लगता है वहां की सरकार क्या इसी तरह से इंतजार करती रहेगी दुनिया के? ये तो सही है बिल्कुल,
और ये खबर जो है थोड़ी सी चौंका देने वाली भी है, इसलिए कि ये अमेरिका का प्रेशर नहीं है या वेस्टर्न ममालिक का प्रेशर नहीं है। ये प्रेशर जो बना है, ये नया प्रेशर बना है जो कि मतलब फ्रॉम विद इन द अफगानिस्तान सोसाइटी से बना है। और इसमें कोई 200 जो है रिलीजियस लीडर जो है वो काबुल आए थे, और ये तोलो न्यूज की खबर है। और वहां पे कोई एक जगह है, कोई पैलेस है या कुछ है, वो सीपा है कुछ करके है, वहीं इन लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें तालिबान के जो अभी मौजूदा कैबिनेट के जो लोग थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। क्योंकि आपको मालूम है कि जो तालिबान के जो हुक्मरान है वो सब रिलीजियस बैकग्राउंड से आते हैं, उनका कोई न कोई ताल्लुक जो है ये रिलीजियस लीडर से है, तो वो लोग भी वहां मौजूद थे। और उन लोगों ने फाइनली एक मतलब रेजोल्यूशन करके पास किया है कि तालिबान को कंसीडर करना चाहिए कि वो लड़कियों के लिए तालीम का जो दरवाजा है वो खोल दे और स्कूल और कॉलेजेस में जो है लड़कियों को एजुकेशन वो फराहम करे। तो ये बड़ी खबर है अफगानिस्तान से। अब मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अब से पहले स्कूल 5वीं क्लास तक शायद या 6ठी क्लास तक लड़कियों को तालीम की इजाजत है, उसके लिए भी वो अलग स्कूलों का इंतजाम करने की बात कर रहे हैं। और ऐसी भी खबरें अब से पहले आई हैं जो हमने आप तक पहुंचाई हैं कि अकेली तन्हा कोई खातून, कोई औरत सफर नहीं कर सकती, इंटरसिटी सफर नहीं कर सकती, मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं। पिछले दिनों सैयद अली मुश्तबा ने बताया भी था कि वहां जो बेसहारा औरतें हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए तालिबान सरकार कुछ काम कर रही है। अच्छा, अब मैं चलता हूं मालदीव और भारत के ताल्लुक के बारे में बात करने के लिए, चूंकि ये छोटा सा मुल्क जो खुद कुछ आइलैंड्स हैं जिनमें भारत के काफी टूरिस्ट जाते रहे हैं। अभी मोदी जी के एक बयान के बाद काफी मामला गर्म हो गया था, अब क्या सूरत हाल है, क्या कुछ है? जी, मालदीव से खबर यह है कि बहुत सारी चीजें जो हैं अब वो बिल्कुल क्लियर हो रही हैं। इंडिया आउट कैंपेन का जो उनका था वो एक मतलब वो तकरार के कटार पे आ गया था, अब उसके रेजोल्यूशन हो गया है। इंडिया ने एग्री कर लिया है कि हम जो है 2 फेजेस में अपने ट्रूप्स को वहां से वापस कर लेंगे। पहला जो दस्ता है वो इंडिया का, वो 10 मार्च को वापस आ जाएगा, वापस नेपाल वहां से मालदीव से इंडिया, और दूसरा जो है वो 10 मई को आएगा। तो इंडिया जो है वो मालदीव की जो उनकी डिमांड थी उसको इंडिया पूरा करने के लिए तैयार हो गया, और कोई इसमें अब तकरार की कोई बात नहीं। दूसरी जो अहम खबर है कि इंडिया ने जो है वो हर अपनी कंट्री को, अपने नेबरिंग एक्सेप्ट पाकिस्तान, सबको कुछ वो फाइनेंशियल एड देता है। मालदीव को भी हर साल अपने बजट में जो है वो एड जो है नेबरिंग कंट्रीज को देता है। इस बार उन्होंने जो है वो $4 मिलियन से बढ़ा करके उसको $7 मिलियन कर दिया है, इंडियन एड टू मालदीव्स। तो ये एक बड़ी खबर है इंडिया और मालदीव्स के लिए। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे जो मालदीव्स का जो इंडिया और मालदीव्स का जो मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि टकराव चल रहा है, इसमें पाकिस्तान ने अपनी जो है वो नाक अड़ा दी है। वो ये है कि अब पाकिस्तान ने अनाउंस किया है, उसके पास खुद खाने के पैसे नहीं है, उसने एड अनाउंस कर दिए हैं मतलब मालदीव्स को। वो उसने कहा कि हम भी एड देंगे मालदीव। तो मालदीव जो है, और इसके साथ साथ एक और अहम खबर है मालदीव से कि जो चाइना का जो शिप आ रहा था और शिप आ गया है, वो डॉक भी कर गया माले मतलब बंदरगाह पे। अब उसकी खबर यह है कि मालदीव ने उसको समुद्र के अंदर रिसर्च करने के लिए भी इजाजत दे दी। तो ये सब बड़ी डेवलपमेंट्स वहां पे हो रही हैं, और इंटरनल पॉलिटिक्स भी बहुत काफी गरमाई हुई है। मोइजू के जो अपोजिशन है वो अपना पूरा का पूरा जोर लगा रहे हैं कि मोइजू को जो है वहां से उखाड़ के फेंक दे वापस। मोइजू जो है वो बने हुए हैं अपने मतलब अभी तो उन्हें दिन ही बहुत कम हुए हैं इलेक्ट होने के बाद कि हम तो अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी मतलब चलाएंगे, और ना ही हम जो है इंडिया के ऊपर आश्रित होंगे, ना ही हम जो है किसी और कंट्री के ऊपर आश्रित होंगे। और चाइना ने भी जो है वहां पे उनको जो लोन और एड दिया है उसको रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए भी उन्होंने कह दिया कि हम फिर से जो है रीस्ट्रक्चरिंग कर लेंगे, और उसकी कोई अवधि है जो डेट है वो बढ़ा देंगे। तो ये खबर जो है वो मालदीव से है, क्योंकि मालदीव हमारा इमीडिएट नेबर है,
और काफी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये सब खबरें जो हैं वो अभी मालदीव से निकल के आ रही हैं। जी जी, आपने पाकिस्तान के बारे में कहा कि अपने पास खाने के लिए नहीं है और वो दूसरे मुल्कों को एड देने की बात कर रहा है। अफसोस के साथ ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारे यहाँ भी सरकार ये कहती है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। तो कहीं कहीं ये होता है, सरकारें, पाकिस्तान के बारे में ये बात मशहूर है कि वहां की अवाम अमीर है, सरकार गरीब है, और भारत के बारे में ये मशहूर है कि सरकार यहाँ अमीर है और जनता गरीब है। तो ये बड़े अजीब अजीब किस्म के तजर्बे हैं अलग अलग मुल्कों में। अच्छा, अब जो बात आगे बढ़ाने की है वो मैं समझना चाहता हूँ, बांग्लादेश में क्या हो रहा है? वहां इंडिया आउट की बातें शुरू हो गई। क्या है ये बांग्लादेश? तो अब से पहले चीन के नजदीक जाने की बातें थी, अब ये इंडिया आउट की बात। देखिए, बांग्लादेश मैं भी गया हूं, वहां आम तौर पर कंपटीशन रहता है भारत और चीन का। अब क्या सूरत हाल है? जी, इसको समझने के लिए अभी अभी जो बांग्लादेश में इलेक्शन हुए हैं उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि हसीना वाजिद जो है वो चौथी बार आ गई हैं, मतलब पावर में, और वो वहां की जो है मतलब प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। तो अब यहाँ पे जो उनके अपोजिशन है उन्होंने इलेक्शन को बाइकआउट किया था और वो इलेक्शन लड़े ही नहीं थे, बिना अपोजिशन के ही जो है वो उनका इलेक्शन हो गया था, सिलेक्शन हो गया था या इलेक्शन हो गया था, जो भी कह लीजिए। तो अब वहां पे एक कैंपेन चल रही है जो अवामी लीग के या मतलब शेख हसीना वाजिद के अगेंस्ट में। उनका ये मानना है कि शेख हसीना वाजिद जो है वो इंडिया के पैसे से इलेक्शन जीती हैं और इंडिया ने उनको बहुत ज्यादा जाकर के हेल्प किया है, जिस वजह से वो फिर से चौथी बार जो आ गई है। तो अब उसके लिए उन्होंने एक कैंपेन चलाया है जो कि लार्जली इंटरनेट पे ही चल रहा है, और लेकिन उसका असर जो है वो ग्राउंड पे आ रहा है। वो ये है कि इंडियन प्रोडक्ट को हम बायकॉट करेंगे, हम उसको नहीं खरीदेंगे। अब वहां बांग्लादेश में, ढाका में आप तो जा ही चुके होंगे, जो जो चीजें यहाँ मिलती हैं वो चीजें ढाका में भी मिलती हैं। वो पैराशूट जो नारियल ऑयल है वो भी वहां मिलता है और यहाँ तो मिलता ही मिलता है। उसी तरह से डाबर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं वो भी वहां मिलते हैं, और बहुत सारे जो चीजें हैं इंडिया के, जो खाने के, रोजमर्रा के, कॉस्मेटिक्स में और तरह तरह की चीजें। अब ये सब चीजें जो है वहां के जो दुकानदार हैं लेके रखे हुए हैं, उसको कोई लेने वाला नहीं है। और वो इसका यही बस वजह बता रहे हैं दुकानदार, जो वहां के जो शॉपकीपर्स हैं, कि ये जो है ये कैंपेन, इंडिया आउट कैंपेन का जो मुहिम चला है, इसी का नतीजा है। और वो ये कह रहे हैं कि अब हम इंडिया का प्रोडक्ट नहीं रखेंगे क्योंकि उसका कोई खरीदने वाला नहीं है। अब ये चीजें जो है ये कैसे स्टेबलाइज करेंगी, इंडिया क्या उसमें कर सकता है, ये मेरे दिमाग से बाहर है। और जब वो चीजें जब नहीं खरीदी जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि लॉस तो इंडिया का ही होगा। जी हाँ, देखिए, बांग्लादेश में काफी साल हो गए मैं गया था, तब भी वहां के लोगों को शिकायत थी कि भारत ने जो है वो हमारी मार्केट कैप्चर कर रखी है। तकरीबन जो शिकायत हमें चीन के प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ होती है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स हर जगह आ गए, तकरीबन इसी तरह की शिकायत उन्हें भारतीय प्रोडक्ट्स के बारे में होती है। और वो कहते हैं कि ये इलीगल स्मगलिंग के जरिए बहुत माल आता है, तो वो उससे एक तरह से नाराज हैं। ये इंडिया आउट का कैंपेन अगर वहां चली तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां की सरकार हमारे साथ है और जनता जो है वो जरा रुख मोड़ रही है। उसके नतीजे बहरहाल पीपल टू पीपल ताल्लुक जो होता है वो कहीं ज्यादा अहम होता है। सरकारें तो आती हैं चली जाती हैं, अपने अपने तरीके से काम करती हैं। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं म्यांमार, वो मुल्क जहां फौजी हुकूमत है। पिछले दिनों ऐसी भी खबरें आ रही थी कि वहां अब फौजियों की और उन मुखालिफिन की, उनकी काफी लड़ाइयां बढ़ रही हैं। और अब ये भी कहा जाता है कि म्यांमार वाला जो ये है, इसका असर हमारे यहाँ मणिपुर में भी रहता है। क्या कुछ है ये अमित शाह जी ने जो ऐलान कर दिया कि हम बॉर्डर की फेंसिंग करेंगे, 1600 से ज्यादा लंबाई है किलोमीटर में, उसको फेंसिंग करना तो एक बहुत बड़ा काम भी है। इसके सियासी मानी क्या है? देखिए, पहले इसको समझने के लिए समझना पड़ेगा कि इंडिया के 4 स्टेट जो हैं, जो मणिपुर से स्टार्ट होते हैं, मणिपुर से मिजोरम से आपके नागालैंड, और एक और स्टेट है जो मतलब इंडिया म्यांमार के बॉर्डर से लगा हुआ है। तो ये जो है ये बिल्कुल समझ लीजिए कि इस तरफ
इंडिया का नॉर्थ ईस्ट स्टेट है और दूसरी तरफ जो है वो म्यांमार है। ये बाउंड्री जो है, और ये जमाने कदीम से बाउंड्री ब्रिटिश सरकार से जो है ये बाउंड्री बनी हुई थी, और अभी तक इसमें यह है कि 20 किलोमीटर तक का जो है वो उन्होंने छूट दिया हुआ था, क्योंकि उधर भी जो है वो चिन लोग रहते हैं, इधर जो है मिजो लोग रहते हैं, दोनों एक ही लोग हैं। इधर नागा लोग रहते हैं, उधर भी नागा लोग रहते हैं, इधर भी कुकी लोग रहते हैं, उधर भी कुकी लोग रहते हैं, और इन दोनों की बिल्कुल समझ लीजिए कि रिश्तेदारियां हैं, आना जाना है। 20 किलोमीटर, कभी त्योहार हो गया, कभी कोई शादी हो गई, कभी कुछ और हो गया, उसमें वो जो है आना जाना कर रहे हैं। अब इससे ये हो गया है कि यहाँ से ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जो है मामला, ये भी एक बहुत बड़ा मतलब मुद्दा है, जिसके लिए इंडिया और म्यांमार जो है मिल करके, क्योंकि वो टेररिज्म इंडिया में करते हैं और रहते जा करके म्यांमार में है, तो वो तो है ही है। लेकिन अब जो 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 बात अभी उठी है कि अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि हम पूरे इंडिया म्यांमार को बॉर्डर को हम फेंस करेंगे, और फेंस करेंगे तो अब यह है कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर फेंस हो गया पंजाब में, तो उसमें कोई इशू नहीं है, इसलिए कि इधर जो है वो सिख या हिंदू पॉपुलेशन है, उधर जो है वो मुसलमान पॉपुलेशन है, तो इधर से उधर कोई जा नहीं सकता है। लेकिन वहां नॉर्थ ईस्ट का मतलब तो ये तो है नहीं कि उधर के वो हैं और इधर के ये हैं। तो अगर मान लीजिए कि वहां कोई मारता है उन्हें, जो 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 उधर का जो म्यांमार का बॉर्डर है, तो वो कहाँ जाएंगे? अब मिजोरम में जो है वो चीन के करीब 40,000 लोग आकर के शेल्टर लिए हुए हैं, जबकि अमित शाह और जो पूरी मतलब दिल्ली की जो होम मिनिस्ट्री है उनसे कह रही है कि उनको खदेड़ के वापस कर दो। स्टेट मना कर रही है कि हम नहीं मतलब उनको वापस देंगे, वो तो हमारे मतलब आदमी है, हमारे ब्लड रिलेटिव हैं, हमारे लोग हैं। तो ये जो अमित शाह का बयान है, ये अभी और बहुत बड़ा मतलब कुछ रंग लाएगा नॉर्थ ईस्ट में, और या तो उनके मतलब सीनों पर चढ़कर कर करके वो फेंसिंग करेंगे, नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि वो फेंसिंग होने देंगे। और इसके लिए इस कड़ी में एक और बात बता दूं कि ये जो फेंसिंग का मामला है, ये कोई बहुत नया नहीं है। ये ब्रिटिश के टाइम में इंडिया और म्यांमार की जो आजादी है इंडिया से पहले हो चुकी है, और इंडिया ने जो है म्यांमार को पहले, मतलब ब्रिटिश ने म्यांमार को पहले आजाद कर दिया था, और बाकी जगह बांग्लादेश में या पाकिस्तान में कोई फेंसिंग उन्होंने नहीं किया था, लेकिन म्यांमार में तो उन्होंने फेंसिंग कर दिया है। अब वो झगड़े जो है वो पहले अभी चल रहे हैं कि जो मणिपुर में जो फेंसिंग है उसमें कोई कंप्लेन करता है कि साहब इन्होंने फेंसिंग उठा करके आगे कर दिया है, म्यांमार वाले कहते हैं कि इंडिया वाले ने जो है करके हमारी टेरिटरी ले ली है, इंडिया वाले कहते हैं कि ये तो मतलब म्यांमार में था, ये जगह इंडिया में कैसे आ गया। तो ये एक बहुत बड़ा अनदर पंडोरा बॉक्स है जो अमित शाह ने खोला है, और इसको वही संभाल सकते हैं, इसलिए कि अभी कोई 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, मणिपुर में अभी तक लगातार वायलेंस हो रहा है, और 6 महीने तक भी जो है वो होम मिनिस्ट्री मणिपुर के वायलेंस को कंट्रोल नहीं कर सकी है। जी, ये हमारे लिए बहुत ही सिक्योरिटी का भी मामला है, कंसर्न है। और ऑलरेडी मणिपुर में जिस तरह से हिंदू और ईसाइयों के बीच में टकराव है, और इसमें मोदी जी अब तक नहीं गए, तमाम अपोजिशन पार्टियां और मुख्तलिफ तरफ से आवाजें आई हैं कि मोदी जी के पास टाइम नहीं है मणिपुर जाने का। तो ये चौथा जो स्टेट रह गया था वो अरुणाचल प्रदेश है, जिसका बॉर्डर मिलता है म्यांमार से। अब और क्या आपको क्या उम्मीद है? ये म्यांमार सरकार के साथ तो भारत की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग नजर आ रही थी, क्या म्यांमार से तालमेल करके ये हो रहा है, या किसी तरह से दोनों मुल्कों के बीच में भी कहीं कोई इससे इख्तलाफ बढ़ेगा? देखिए, यहाँ पे जो है अभी समझने की बात यह है कि इसके लिए इंडिया ने म्यांमार से परमिशन नहीं लिया है, लेकिन जो परमिशन लेना है वो इंडिया को वो उन स्टेटों से लेना है, उनके चीफ मिनिस्टर से लेना है, उनके पब्लिक से लेना है, नो ऑब्जेक्शन लेना है उनकी पब्लिक से। अब यहाँ गौरतलब बात यह है कि नागालैंड जो इशू बना हुआ है, नागालैंड का जो नागा लिम है, जो उनका डिमांड है, वो ये कहते हैं कि म्यांमार में जो नागा पॉपुलेशन है उनको मिलाइए आप हमारे नागालैंड से। अब ये जब फेंसिंग हो जाएगी तो नागालैंड तो कभी फेंसिंग अलाउ ही नहीं कर सकती है। अब उसके लिए तो इंडिया को आर्मी भेजना पड़ेगा फेंसिंग करवाने के लिए, टैंक भेजना पड़ेगा, ड्रोन भेजने पड़ेंगे, रॉकेट भेजने पड़ेंगे। हाँ, तो ये बहुत ही टिकलिश इशू है, ये इतना आसान नहीं है जितना बताया जा रहा है।
उसमें उसमें काफी मुश्किलात आ सकती हैं। और ऐसे वक्त में ये ऐलान किया गया जबकि मई में जनरल इलेक्शन है, अप्रैल मई में, और उसके बाद क्या कुछ होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। नहीं मालूम क्या ये इलेक्शन स्टंट हो सकता है भारत की तरफ से, क्या उन राज्यों में कुछ सीटें ज्यादा हासिल करने के लिए ये ऐलान किया गया है या क्या कुछ है, ये समझने की जरूरत है, आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब, आपने खास तौर पे पाकिस्तान के इलेक्शन और बांग्लादेश के खास तौर पे जो आपने बताया कि लड़कियों की तालीम के लिए कुछ तैयारियां ऐसी चल रही हैं। मुझे तो इसमें मैं गौर कर रहा था कि अब तालिबान भी सरकार चलाने के तरीके शायद जान गए हैं कि वही खुद कॉन्फ्रेंस कराएं, फिर उसमें डिमांड उठवाएं, फिर उसको पूरी कर दें। तो हो सकता है वो इस तरीके से इंटरनेशनल डिमांड को पूरी करने का रास्ता निकाल रहे हो। ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल तालिबान की हुकूमत है, चाहे कोई तस्लीम करे या ना करे, और उसका कोई ऑल्टरनेट अभी कहीं नजर नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।